केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज अंतिम दिन। अमित शाह आज नमती मैदान का दौरा करने के साथ वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किए जा रहे 2 दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल का आज अंतिम दिन। अस्पतालों में कोविड-19 के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का किया जा रहा है आकलन। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह संबंधी विवाद मामले में आज मथुरा कोर्ट की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में अदालत ने ईदगाह के सर्वे पर लगाई थी रोक। विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा के कंपाला में तुलसी घाट परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। अमेरिका दौरे पर गई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपने अमेरिकी समकक्ष जेनेट येलेन से करेंगी मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। और आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से। अहम मुकाबले में दोनों टीमें पहली जीत की तलाश में उतरेंगी मैदान पर। वहीं कल हुए एक रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दी थी 1 विकेट से शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज अंतिम दिन है। अमित शाह आज नमती मैदान का दौरा करेंगे और वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। इससे पहले सोमवार को अमित शाह ने अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबूतू में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ भी किया था। और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पहचान किए गए सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा और उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहन देगा, जिससे जो ये गांव हैं इनसे पलायन रुकेगा और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। अमित शाह ने कहा कि भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें शांति चाहिए, लेकिन कोई हमारी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किबूतू देश का आखिरी गाँव नहीं बल्कि पहला गाँव है। अमित शाह ने कहा कि केवल 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रयासों के कारण पूर्वोत्तर को देखने का नजरिया बदल गया। इससे अब देश के विकास में योगदान देने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। बात कोविड संक्रमण की, जिससे निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किए जा रहे 2 दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल का आज अंतिम दिन। कल से शुरू हुए इस मॉक ड्रिल के तहत आज भी देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम के लिए और प्रबंधन के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का आकलन किया जा रहा है। इस दौरान चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 प्रबंधन तैयारी के लिए उपलब्ध बेड, एम्बुलेंस, उपकरण, दवाओं और कार्यबल का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरणों और जीवन रक्षक उपकरणों मॉक ड्रिल कर उनकी क्रियाशीलता को सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया। स्वास्थ्य कर्मियों से बात भी की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे दवाएं, आईसीयू बेड्स और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता का आकलन किया। अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,676 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 3,761 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.73%। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.8
0.81% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.88%। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 37,093। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 358 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 328 नए मामले सामने आए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,667। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मुंबई में संक्रमण के सबसे अधिक 228 मामले सामने आए। इसके बाद पुणे में 50, नागपुर में 18, अकोला में 10, लातूर में 8 और नासिक और कोल्हापुर में 5-5 मामले सामने आए। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड से 1 की मौत हुई है। राज्य में मृत्यु दर 1.82%। इस बीच पिछले 24 घंटों में कुल 247 मरीज ठीक हुए। वहीं रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा और मोजाम्बिक की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। एस जयशंकर युगांडा के कंपाला में तुलसी घाट परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। If you look today, which one of the great civilizations has survived as a nation state? Actually, only 2 big ones. Yes, there are others. I mean, there is a Greece. There may be, there are the civilizations today in Iraq and Syria. There is Egypt. I accept that, but I would say India and China actually stand out in this regard. And the rise of a civilization state has to be reflected in how its heritage and its history is presented. How its own people actually appreciate it, what is the value that they put on it, how are they able to present it to the world, how are they able to present it to themselves. पीएम गतिशक्ति पर 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला आज से वाराणसी में शुरू होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्य कार्यशाला में शामिल होंगे। इसके साथ ही अब तक 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं की जा चुकी हैं। देश में 5 जोन यानी दक्षिणी जोन, उत्तरी जोन, पश्चिमी जोन, मध्य जोन और पूर्वोत्तर जोन में आयोजित की जा रही क्षेत्रीय कार्यशालाओं की 5 श्रृंखलाओं का ये एक हिस्सा है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए परियोजनाओं के बारे में योजना बनाने और इनके कार्यान्वयन के लिए प्रगतिशील कदम उठाए जाने को देखते हुए विभिन्न जोन में आयोजित की जा रही ये क्षेत्रीय कार्यशालाएं किसी परियोजना के बारे में योजना बनाने में प्रधानमंत्री गतिशक्ति को व्यापक रूप से अपनाना सुनिश्चित करेंगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल आज पेरिस में फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री प्रतिनिधि ओलिवियर बेक्स के साथ भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हरित भविष्य के निर्माण, उभरती प्रौद्योगिकियां, रक्षा सहयोग और भारत प्रशांत क्षेत्रों में सहयोग सहित कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पीयूष गोयल का विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांसीसी व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। साथ ही सीईओ के राउंड टेबल सम्मेलन में भी वो भाग लेंगे। फ्रांस के मंत्री ओलिवियर बेक्स के साथ पीयूष गोयल एक ऐसे कार्यक्रम में भाग लेंगे जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करेगा और इसमें 600 से अधिक फ्रांस सरकार के गणमान्य व्यक्तियों, फ्रांस में भारतीय कारोबारी समुदाय और फ्रांसीसी व्यापार समुदाय के सदस्यों की भागीदारी होने की उम्मीद है। बाद में वो इटली के रोम जाएंगे, जहां उप प्रधानमंत्री और विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी से मुलाकात करेंगे। साथ ही उनके द्विपक्षीय बैठकों के लिए शीर्ष इतालवी सीईओ से मिलने का भी कार्यक्रम है, जिसके बाद सीईओ इंटरैक्टिव बिजनेस सेशन होगा, जिसमें 35 सीईओ के भाग लेने की संभावना है। इस यात्रा से यूरोपीय क्षेत्र में भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में निर्यात के क्षेत्रों में तेज गति से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा पिछले 2 वर्षों में व्यापार के क्षेत्र में 1.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सिर्फ 2 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अगस्त 2021 में ये आह्वान दिया था भारत के निर्यातकों को कि हमने तेज गति से व्यापार बढ़ाना है विश्व के साथ, 2 वर्षों में हम $500 बिलियन से अब बढ़ के $765 बिलियन यानी 1.5 गुना से अधिक मात्र 2 वर्षों में पहुंच चुके हैं। अब लक्ष्य है कि 2030 तक हमने $2 ट्रिलियन यानी और अभी इसको 3 गुना बढ़ाना है अगले 7 वर्षों में। बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, पर भारत में जो उत्साह है, भारत के उद्योग जगत में, भारत के जो 140 करोड़ लोगों का जो सामूहिक ताकत है, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार समुदाय के साथ कई सामूहिक राउंड टेबल्स हुए हैं और एक सामूहिक कार्यक्रम में फ्रांस के उद्योगपतियों को बुलाया गया जिसमें इतने लोग आए कि रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की वजह से हुआ। कई सामूहिक राउंड टेबल्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ। एक सामूहिक कार्यक्रम जिसमें फ्रांस के इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाया गया है, उसमें तो शायद रजिस्ट्रेशन बंद करनी पड़ गई क्योंकि इतने लोग आ गए। अब ये वास्तव में 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत का प्रतीक है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से और विश्व में जो उनका आज साख बनी है, जो उनकी आज लोगों में आस्था है विश्व भर में, उसका एक प्रतीक है। इस वर्ष एक नई आयाम भी पार किया जा रहा है। 25 वर्ष स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में गहरा रिश्ता फ्रांस और भारत के बीच में गत 25 वर्षों में रहा है। पेरिस में आज होने वाले भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन भारत और फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्य अधिकारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। ये देखते हैं पेरिस से हमारे संवाददाता रमेश रामाचंद्रन की ये खास रिपोर्ट। भारत और फ्रांस के संबंधों को लेकर यहाँ पेरिस में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें भारतीय संस्कृति, कला, म्यूजिक, डांस से लेके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तक के विषयों पर चर्चा होगी। एक बिजनेस समिट भी आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे ट्यूसडे को, जिसको भारत की तरफ से पीयूष गोयल जो हमारे मंत्री हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो को चेयर करेंगे। और इस बिजनेस समिट में कई मुद्दों पर विषयों पर चर्चा होगी, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, जो प्रशांत महासागर क्षेत्र हो, डिफेंस हो, रक्षा, तो इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस समिट में CII भी पार्टिसिपेट करेगा। अन्य जो कंपनियां हैं फ्रांस की तरफ से, जैसे नवाल है, साफ्रान है, सनोफी है, और भारत की तरफ से एयरटेल, टाटा और GMR। और 2023 ये साल जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारत और फ्रांस के लिए, क्योंकि इस साल भारत और फ्रांस का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके 25वीं सालगिरह है और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क साल है। और ये देखा जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आने वाले समय में भी भारत और फ्रांस के रिश्तों में और बढ़ोतरी होगी। तो ये सारा जो अटेंशन इस वक्त पेरिस में इस मेगा इवेंट को लेकर, इसको नमस्ते फ्रांस के नाम से जाना जा रहा है और इसमें बिजनेस समिट भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ मैं रमेश रामचंद्रन, पेरिस में DD न्यूज के लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण आज अपनी अमेरिकी समकक्ष जेनेट येलन से मुलाकात करेंगी। दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इससे पहले कल वित्त मंत्री ने पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत का G20 का अध्यक्ष होना भारत के लिए साबित करने और सभी देशों को ठोस मुद्दों पर एक साथ लाने की दिशा में काम करने का बड़ा अवसर। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। India has shown very clearly its initiative is working out well in pursuing with countries and agreeing to have FTAs with them.
So free trade agreements are being signed. In fact, far speedily nowadays. We've just concluded one with Australia. We've concluded earlier one with the UAE, Mauritius, and as it is, we've had agreements with ASEAN, free trade agreements both in goods and services with ASEAN. We have had with Korea, with Japan. So free trade agreements have bilaterally or with multilateral groups been the route which India has had till before 2014, and now between 2019 and today we've had at least 3 major agreements signed. वित्त मंत्री ने कहा कि चीन की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण विश्व की सप्लाई चेन बाधित हुई है. China is opening up back again after the zero tolerance and everything else. I would still think there would be a lot of investment interests and also manufacturing interests going back to China or restoring themselves in China. So it will be unrealistic to think everything is going to get out of China. But yet, the shock that had happened in terms of disruptions in supply chain justifies more than one location. And countries like India would be the best in terms of the skill sets that are Indians, particularly the youth. So you have every reason to come there and invest, and also a captive domestic market as well. I'm sure there are other countries which are pitching in with the same kind of tone. और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का खबरों में. तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है. तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है. तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाई हैं. तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो. जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया. स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे. कांग्रेस में नेताओं की आपसी फूट एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार चर्चा का केंद्र है राजस्थान के कद्दावर नेता सचिन पायलट, जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ आज से जयपुर के शहीद स्मारक पर सुबह से अनशन पर हैं. अनशन को लेकर सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर वर्तमान गहलोत सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. विपक्ष में रहते हुए हमने वायदा किया था 45,000 करोड़ रुपए के खदान घोटाले की जांच करवाई जाएगी. उन्होंने कहा चुनाव होने में अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए हमें वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर जल्द कार्रवाई करनी होगी ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अनशन में शामिल होने के लिए अपने किसी समर्थक नेता और विधायक को औपचारिक न्योता नहीं भेजा, लेकिन उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक और सवाई माधोपुर समेत कई जिलों के कार्यकर्ता और समर्थक भी अनशन में शामिल हुए. बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए आज ईडी के समक्ष पेश हुए. सीबीआई ने इस मामले में पिछले महीने उनसे पूछताछ की थी. ईडी ने इस मामले में तेजस्वी यादव को तलब किया. ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इससे पहले उनकी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से ईडी के अफसर पूछताछ कर चुके हैं. इस घोटाले में ईडी ने अब तक 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य मिलने का दावा किया. ईडी के अनुसार अपराध से बनाई गई संपत्तियों में 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है. इसके अलावा 250 करोड़ रुपए बेनामी लोगों के माध्यम से लालू यादव के परिवार के पास आए थे. आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के कई जोन में हुई नियुक्तियों के लिए लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई. श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह संबंधी विवाद मामले में मथुरा की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने ईदगाह की अमीन सर्वे पर रोक लगाई थी.
फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के न्यायाधीश ने बीते बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अमीनी सर्वे पर रोक लगाई थी। इससे पहले सीनियर डिवीजन कोर्ट द्वारा हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था, लेकिन बीती 5 अप्रैल को शादी ईदगाह के पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान इस पर रोक लगाई गई। ऐसे में ईदगाह की अमीनी सर्वे को लेकर आज की सुनवाई काफी अहम है। प्रधानमंत्री बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुड़गांव में स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच इसे चलाया जाएगा। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसी रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी रूट पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट तेज होगी। वहीं अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। ये ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से एक क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आज सुरक्षित मातृत्व दिवस है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 11 अप्रैल को इसे मनाया जाता है और आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि गर्भवती महिलाओं के पोषण पर सही ध्यान दिया जा सके। अशिक्षा, जानकारी की कमी, समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कुपोषण के कारण हर साल हजारों महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में मातृ मृत्यु दर में तेजी से कमी आ रही है। 31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव के बाद 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत देश में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया, जिससे लाखों कामकाजी महिलाओं को लाभ मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वच्छ भारत योजना के तहत मोदी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए न केवल प्रयास किए बल्कि समाज में भी इनसे संबंधित संवेदनशील मुद्दों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने में वो सफल रही है। महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले की आज जयंती है। प्रधानमंत्री ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। सामाजिक न्याय और दलितों को सशक्त बनाने में उनका महान योगदान जो है उसे मैं याद करता हूँ। उनके विचार लाखों लोगों को आशा और शक्ति देते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो को भी साझा किया है। भाव मिटाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। महात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए भी बड़े अभियान चलाए। सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जन जन के सशक्तिकरण के प्रयास किए। उन्होंने समाज को जागरूक भी किया और उसका हौसला भी बढ़ाया। आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना है। हम लोगों का एक ही मंत्र रहता है, सबका साथ सबका विकास।
ये मंत्र ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से मिला हुआ है। ये मंत्र हिंदुस्तान की मिट्टी की महक को लेकर के आया हुआ है। खबर असम से झारखंड नंबाई महात्मा स्थित रामपुर ज्योतिबा में एक बाजार में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आग से लगभग 7 से 8 व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें जलकर खाक हुई हैं। आग इतनी विकराल थी कि आसपास की दुकानें आग की चपेट में आईं। दमकल कर्मियों ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि आग में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। उत्तराखंड के केदारनाथ में मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रियों की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई। बर्फ को रास्तों से हटाया जा रहा है और सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया गया। पिछले महीने ताज़ा बर्फबारी के कारण यात्रियों की तैयारी में बाधा आ रही थी। ऐसे में मौसम साफ होने के साथ तैयारियां फिर से शुरू की गई। श्री केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 25 अप्रैल को खुल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को आधिकारिक रूप से कोविड-19 नेशनल हेल्थ इमरजेंसी को समाप्त कर दिया। अमेरिका में कोविड-19 के कारण पिछले 3 साल के दौरान करीब 10 लाख से अधिक लोगों की जान गई। व्हाइट हाउस ने कहा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस द्वारा पारित कानून पर हस्ताक्षर किए। ये कानून कोविड-19 नेशनल हेल्थ इमरजेंसी को समाप्त करता है। और आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने। ये मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। दोनों में से किसी भी टीम को अब तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस 100 में से योग्य मिश्रा के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।